good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Vector Algebra and 3D. So I will continue from the previous one because this one is the second lecture. So I am going to take the basic concept about the vector and the 3D. This one is the series, so that is the second lecture. So I will continue from the previous one. I hope you will enjoy the video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because I am talking about the 3D view. It means you have to do something imagination. So you have to increase your power of imaginations. So after that, this topic becomes very easy. So don't waste our time. Let's start the topic. Now the topic is what? अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो. एंड व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो एंड व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस. तो सबसे पहले मैं इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म बताना चाहूंगा कि शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे. डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या देते हैं शॉर्ट फॉर्म में DC, और डायरेक्शन रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं DR. अब मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा, इसका एक रीजन है. क्या रीजन है उसको ध्यान से समझिए. DC की फुल फॉर्म क्या होती है? एवरीवन नो अबाउट द DC. यदि मैं मैथमेटिकली टर्म्स की बात नहीं करता तो आप DC को क्या कहोगे? यस, बिल्कुल करेक्ट, डेप्यूटी कमिश्नर. इट मीन्स आपको पता है कि DC क्या होता है? ऑनर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राज्य का मालिक. एंड DR मीन्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार. इट मीन्स एकेडमिक ऑफिसर. तो इट मीन्स क्या है, ये जो DC और DR, यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंस. तो ये दोनों टॉपिक भी आप कह सकते हो सेम टू सेम वही रोल प्ले करेंगे. इट मीन्स क्या है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर एंड 3D का वो किसके अराउंड रोटेट करेगा? इन दो टर्म्स के अराउंड रोटेट करेगा. ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको यदि DC और DR में कंफ्यूजिंग है, यदि आपको DR DC नहीं पता, तो डेफिनेटली आप एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते वेक्टर एंड 3D. तो सेम रोल जो DC और DR का जनरल सेंस में, जनरल लाइफ में रोल होता है, वही रोल यहाँ पे होने जा रहा है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन वेरी डिटेल. सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक 3D व्यू बनाया. आप इस 3D व्यू को इमेजिन करिए. देखिए देखने में कैसा दिखाई देता है? जस्ट लाइक एक रूम दिखाई देता है आपको. ये एक सिंपली क्या एक रूम है. अब इस रूम की हेल्प से आप ध्यान से अपने जहां भी आप बैठे हुए हो, जिस भी रूम में बैठे हुए हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो या अपने घर के किसी रूम में बैठे हुए हो, तो अपने आप को उस रूम में इमेजिन करिए. जहां से एक कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए. कॉर्नर पॉइंट क्लियर है? या ऐसा करिए किसी एक पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे जाके बैठ जाइए. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको रूम दिखाई दे रहा है. इस पॉइंट को देखिए ध्यान से. ये पॉइंट क्या है? O मीन्स मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये O पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट है. ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर आप बैठे हुए हो, जहां से आप चीज क्या करोगे? इमेजिन करोगे, उसको विजुलाइज करोगे, उसकी पोजीशन को थिंक करोगे कि कैसी पोजीशंस है. तो वो ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन. क्लियर है? अब जहां पे आप बैठे हो बिल्कुल उसके फ्रंट में और बिल्कुल लास्ट में उस कॉर्नर पॉइंट को देखिए. इस कॉर्नर पे मतलब इस कॉर्नर पे आप बैठे हो और आपको अपवर्ड के, इट मीन्स कॉर्नर ऑफ द रूफ, छत पे देखना है. छत के बिल्कुल कॉर्नर पे एक पॉइंट को कंसीडर करिए और वो पॉइंट को क्या लेट करिए? X, Y एंड Z. अब उस पॉइंट से और उस P पॉइंट को ज्वाइन कर दिए. ज्वाइन इन द सेंस क्या है? अपने माइंड में ही ज्वाइन कीजिए. तो ये हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? P पॉइंट का. अब हमें इसी को थोड़ा विजुलाइज करना है. इसी में हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं. इसी के हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं. समझ आया? तो इस 3D व्यू को ध्यान से देखिए. आप एक इस कॉर्नर पॉइंट पे बैठे हुए हो,
और आप इस कॉर्नर पॉइंट को देख रहे हो, तो जो आपके देखने का व्यू से जो लाइन बन रही है वो हमारी लाइन क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। और आपको पता है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। If you still not watch the previous one, so please do watch that videos first, because I'm not repeat the concept, because the concept is so wide. So I'm going to take one by one concept. So please do watch that videos first. So this one is our position vector R. अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टर्म क्या आई, DC, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने से पहले सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 एंगल को समझना है। वो 3 एंगल क्या है उसको समझिए। मैं यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहा हूँ, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा, बीटा, गामा। अब ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये गामा क्या है, मैं इसी के अकॉर्डिंग विजुलाइज करूंगा। ध्यान से देखिएगा इसको। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल, एंगल है, लेकिन किन किन लाइन के बीच में एंगल बन रहा है। फर्स्ट वन इज द योर पोजीशन वेक्टर, सेकंड वन इज द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं, अभी मैं नेगेटिव एक्सिस को नहीं लेके चल रहा। तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा क्या है, एंगल है बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इट मींस क्या है, जो अल्फा है ये एंगल है किस किस के बीच में है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है हमारा, आर वेक्टर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये दूसरी क्या है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जहां पे भी आपको पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा है, जहां पे भी आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, उन दोनों के बीच में एक एंगल कंस्ट्रक्ट करिए, दैट इज द एंगल अल्फा। अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ मुझे पोजीशन वेक्टर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ है, दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द एक्स एक्सिस। यदि ये पॉजिटिव है तो इसके जो अपोजिट होगी, अपोजिट इन द सेंस में एक बार दिखाता हूं और फिर इसको रब कर दूंगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कंसीडर करके चल रहा हूं, तो इसके बैक साइड में दिस वन क्या बन गई आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव। इन द सेंस यहां पर ये कौन सी एक्सिस बन गई, नेगेटिव जेड एक्सिस। ऐसे ही यदि ये पॉजिटिव एक्सिस है वाई एक्सिस, तो डाउनवर्ड क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस। इट मींस यदि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये क्या है आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। अब मैं इनको रब करूंगा क्योंकि ऐसे देखने में तो ये जो डायग्राम है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे इसको। क्लियर है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव वाई एक्सिस की, पॉजिटिव जेड एक्सिस की, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे अब कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव जेड एक्सिस कौन सी है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सारी पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखिए, ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है। तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा। तो इस एंगल को क्या नाम दिया हमने, अल्फा। क्लियर। ऐसे ही बीटा क्या है, ये भी एंगल है बिटवीन किस किस के बीच में, आर वेक्टर के बीच में और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में। तो यहाँ पे आर वेक्टर ये रहा, पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सी है, ये रही पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रही, पोजीशन वेक्टर ये रहा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन गया आपका, बीटा। सिमिलरली
गामा, गामा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर r एंड द पॉजिटिव z एक्सिस। और पॉजिटिव z एक्सिस ये आपकी, इसका मतलब ये पॉजिटिव z एक्सिस है और ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये एंगल क्या बन गया आपका गामा। क्लियर हो गया? तो अब हमें सबसे पहले सीखना है डीसी कोऑर्डिनेट करने से पहले अल्फा बीटा एंड गामा क्या है। तो यहाँ पे सभी का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हर पॉइंट आपको बेटर वे से क्लियर करना है। तो अल्फा बीटा गामा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओनली पॉजिटिव एक्सिस। तो उनके बीच के ये एंगल्स है। तो अब डीसी क्या है? डीसी जो है वो इन पे डिपेंड करता है। अब डीसी है क्या चीज जो इन पे डिपेंड करता है? तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? डीसी की। डीसी को हम मैं शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिख के उसको एस लिख दूंगा। तो इसको आप क्या कहोगे? डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोसाइंस, कोसाइंस मीन्स क्या है? कोस ऑफ एंगल। क्लियर है? कोसाइंस मीन्स कोस ऑफ एंगल। तो इट मीन्स यहाँ पे एंगल कौन से थे आपके? अल्फा बीटा गामा। तो इसके आगे वर्ड क्या आ गया? कोसाइन। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कोसाइंस ऑफ एंगल। इट मीन्स कोस ऑफ अल्फा। इसको क्या कहेंगे? कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा। तो क्या बन गया ये? कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को हम? डीसी। तो आपको जब कभी अल्फा बीटा गामा दिया गया है तो आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट करिए डीसी। इट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा। अब किसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम पर्टिकुलर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो लेटर क्या है उसको समझिए। कोस ऑफ अल्फा को हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब होता है कोसाइन ऑफ अल्फा। ऐसे ही कोस बीटा, कोस बीटा मीन्स कोसाइन ऑफ बीटा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करा हमने? स्मॉल एम से। एंड कोसाइन ऑफ गामा, गामा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एंगल्स की टर्म्स में तो आप कहोगे कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। जब मैं किसी अल्फाबेट की टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो क्या कहूंगा? एल एम एन, दीज आर द क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। यहां तक समझ आया आपको? तो प्लीज मेक अ नोट दिस। क्लियर है यहां तक? तो याद रखिएगा एल एम एन ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस। तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं यहाँ पे अब काफी सारे पोर्शन को अब रब करूंगा, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं है मैं उसको अब रब करूंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। किसको समझेंगे? डी आर। तो ये था आपका डीसी, अब हम समझेंगे डीसी, डी आर। तो प्लीज मेक अ नोट वेरी वेरी केयरफुल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है आपका? डी आर। अब समझने हैं कि डी आर क्या होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को कि डी आर क्या है। इट्स वेरी इजी। वही सब चीज इमेजिनेशन से मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हटा दिया, उसका कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे उसी पॉइंट पे फोकस करिए, पी पॉइंट पर। अब यहाँ पे हमें क्या करने हैं? सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे क्या लेट करा है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जैसे सिंपल सेंस में समझिए इसको। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो? ऐसे प्लॉट करते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 और आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है 2,3, इसको प्लॉट करिए। अब प्लॉट इन द सेंस क्या होता है? 2,3 का मतलब है कि जो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है? 3। क्या हम इसको थोड़ा सा एक सिंपल वे में रीड करें तो कैसे रीड करेंगे कि x की डायरेक्शन में पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की। ऐसे थर्ड होती तो थर्ड वैल्यू किसकी होती? z की। तो ये शो करता है कि x की डायरेक्शन में आपको 2 स्टेप जाना है। तो पहले x की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करिए 2 स्टेप। तो आप यहाँ से 1 स्टेप और 2 स्टेप यहाँ पर आ गए। ठीक है। फिर y की डायरेक्शन में आपको कितने स्टेप मूव करना है? 3 स्टेप। तो हम यहाँ 3 स्टेप मूव कर गए, 1 2 3। तो ये पोजीशन क्या आ गया आपकी? 2,3 आ गई। ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? x y z। इट मीन्स क्या शो करता है ये?
कि x की डायरेक्शन में आपको x स्टेप मूव करना है, y की डायरेक्शन में आपको y स्टेप मूव करना है और z की डायरेक्शन में आपको z स्टेप मूव करना है। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ कैपिटल Z लिया है, कैपिटल X लिया है, कैपिटल Y लिया है, जबकि यहाँ स्मॉल लेटर भी यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए ये स्मॉल x है, ये स्मॉल z है और ये स्मॉल क्या है y। तो स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट। क्या मतलब है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल x। इसी टाइप से ये पॉइंट C है, ओरिजिन से C पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल y। ये पॉइंट B है, ओरिजिन से B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल z। तो इसका मतलब क्या है, x की डायरेक्शन में आप कितने स्टेप मूव करें, x स्टेप। y की डायरेक्शन में कितने स्टेप मूव करा आपने, y स्टेप। और z की डायरेक्शन में कितना स्टेप मूव करा आपने, z। तो आप कहां पहुंच जाओगे, P पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ये चीज समझ आ गई या नहीं आई, बताइए जल्दी से। क्लियर है। दोबारा देखिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको कैसे जाना है, मैं पॉइंट के हिसाब से देखो मार्किंग करूंगा। ये ओरिजिन पे आप खड़े हो, सबसे पहले क्या है, x की डायरेक्शन में आपको x स्टेप जाना है। x की डायरेक्शन ये रही, आप कहां जाओगे, यहां जाओगे, इस पॉइंट पर आ गए। फिर y की डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना है, y। तो y यहां पर है, तो आप यहां से y की डायरेक्शन में गए, किस पॉइंट पर आ गए, यहां पर आ गए। फिर है z की डायरेक्शन में आपको z स्टेप जाना है। z कहां पे है, इस साइड है, तो इधर मूव करिए, z यहां पहुंच गए ना। और यही आपका पॉइंट है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए आपके, x, y एंड z। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। कैसे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करा, जो मेरा पॉइंट था, मैंने पॉइंट्स को इन तीन पॉइंट A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को तीनों पॉइंटों से ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही ज्वाइन करोगे, आप ध्यान से देखिए, अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अपने रूम के एक कॉर्नर पे बैठे हुए हो और छत के जो दूसरा कॉर्नर है बिल्कुल उसके से एक लाइन बन रही है, इमेजिनेशन। ठीक है, अब उस लाइन पे आप ध्यान से अपने आप को खड़े होकर देखिए। जब आप उसको किस पॉइंट से मिला देते हो, A पॉइंट से, तो आपको माइंड में देखिए कि जब एक पॉइंट से मिलाते हो तो आपको एक ट्रायंगल बन रही होगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। किसको कहा है मैंने, आपने रूम का जो डायगोनल है ये आपका डायगोनल बन गया। और फिर इस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन करिए और इन तीनों से देखिए। तो इसको इमेजिन करिए, इस पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट को मिलाइए, सॉरी नीचे वाले कॉर्नर पॉइंट को और इसको। तो ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल बनेगी। ये ट्रायंगल मैंने यहां बनाई है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट P, OAP। ध्यान से देखिएगा, A पॉइंट, जहां A पॉइंट है वो पॉइंट देखिए कहां पे है, एक तो जो आपने एक्स एक्सिस सेलेक्ट करी है वो, और जो आपने OP ये ज्वाइन किया हुआ है AP, सॉरी OP, और थर्ड क्या है आपका AP। तो ध्यान से देखिएगा, जो AP पॉइंट है वो आपको क्या दिखाई देगा, 90 डिग्री का। दोबारा से समझिए, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप इसको देखिए, आप अपने आप को कहां बैठे हुए हो, यहाँ बैठे हुए हो, और आपकी जो देखिए ये क्या है, आपका फ्लोर है और ये क्या है, आपकी छत। ठीक है, आप यहाँ पे कॉर्नर पे बैठे हुए हो, तो अपनी छत का इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या है, OP, ये लाइन आपकी OP है। फिर यहां से आपने दूसरा कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन किया, देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट को इस कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो अपनी एक्स एक्सिस को देखिए और इसको देखिए, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिखाई देगा आपको, 90 डिग्री का। यदि 3D व्यू इमेजिन करोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज आपको दिखाई देगा कि ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन एक्चुअली में इमेजिन करोगे तो आपको दिखाई देगा, यस, एक्स एक्सिस के बीच में और इस लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। क्लियर है।
यदि नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा सा कोशिश अभी करूंगा, एक 3D इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस और पॉज द वीडियो और इस वीडियो को थोड़ा थिंक सोचिए, इमेजिन करिए, तो आपको ये जो टॉपिक है वो काफी इजी लगेगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो। नाउ लुक एट द बोर्ड। ये देखिए मैंने मार्कर को अरेंज करा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको ये जो एक्सिस दिखाई दे रही है इसको मान लेता हूं ये जेड एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लैक दिखाई दे रही है ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये जो मैंने पॉइंट लिया है, ये जो मार्कर है, इसकी जो कैप है, ये पॉइंट आपका पी है। क्लियर है? तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा था, इस पोजीशन वेक्टर को किस किस से ज्वाइन करना है, कॉर्नर पॉइंट से। इसका मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट से, इसके कॉर्नर पॉइंट से और इसके कॉर्नर पॉइंट से। तो आप देखिए इसको ज्वाइन करता हूं मैं, एक मिनट। जहां पे मैं ज्वाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से कोशिश कीजिएगा। मैं इस पेन से इसको ज्वाइन कर दिया, कर दिया ज्वाइन। अब ध्यान से देखिए आप, इसको ज्वाइन करने से कौन सी ट्रायंगल बन रही है आपकी, 90 डिग्री की ट्रायंगल बन रही है। ये देखो, ये ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड, इन तीनों साइड को ध्यान से देखिएगा। ये कौन सी ट्रायंगल बन गई आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट से। क्या पहले इससे ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों से ज्वाइन कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे विजुलाइज करूंगा तो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है ट्रायंगल, 90 डिग्री की दिखाई दे रही है। ऐसे जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा तो देखिए ध्यान से, इसको कैसे दिखाई दे रही है आपको, ये भी 90 डिग्री दिखाई दे रही है। तो इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यस, कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये जो मैंने यहां शो कर रखे ये सारे एंगल, इन पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल कौन सी बनेगी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो मैंने इसको यहां से बनाया। तो ये OP है, OP। OP हमारा क्या है, R वेक्टर। क्लियर है? और ये OA, OA क्या है हमारा, X। तो मैं OA को मैंने क्या लिख दिया, X। अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, AP की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, AP। अब यहां पे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोस ऑफ एंगल। और आपको पता है कोस ऑफ थीटा, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। और कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो यहाँ पे ये एंगल है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके केस में बेस क्या हुआ, इसकी बात कर रहा हूं, इस एंगल को मैं मान लेता हूं क्योंकि ये एक्स एक्सिस ले रहा हूं। और कौन सी है, देखो ये क्या है हमारी, इस एक्सिस को क्या नाम दिया, ध्यान से देखिए। ये एक्सिस की बात करिए ना, ये एक्सिस क्या है आपकी, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल बनता है, अल्फा। तो ये एंगल क्या है आपका, अल्फा। तो मैं कोस ऑफ अल्फा की बात कर रहा हूं, कोस ऑफ अल्फा मतलब कोस ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ये क्या है, बेस। बेस का मतलब हो गया OA और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। तो कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन से। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में L, M और N रखते थे। तो ये क्या बन गया आपका L। और OA क्या है आपका, R वेक्टर, सॉरी OA क्या है आपका, OA इज X। और OP, क्योंकि यहां पे मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड की, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा यहां पे। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जस्ट R। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो X की वैल्यू क्या मिल गई आपको, L इंटू R। क्लियर हुआ?
ऐसे ही मैंने दूसरी ट्रायंगल बनाई है, किस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, सी पॉइंट को, तो y एक्सिस के बीच में और किसके बीच में, PC के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। तो PC और OC के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। और ये OP, ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर, अगेन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की, तो ये सिंपली क्या हुआ, R। अगेन अप्लाई करिए, अब ये y एक्सिस है, क्योंकि देखो OC कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, और y एक्सिस और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा बनता है, बीटा। इसका मतलब ये एंगल कौन सा हो गया, बीटा। तो cos ऑफ बीटा, इसमें बेस कितना हुआ, y, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसमें, OP, इट मींस R। cos ऑफ बीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, m, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इंटू R क्या बन गया आपका ये y। ऐसे सिमिलरली निकाल सकते हो, कौन सा रह गया, n, तो n R, सिमिलरली की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, n R किससे इक्वल आ जाएगा, z। इट मीन्स हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, जो हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए, कौन कौन से आए, LR, MR और NR। ये चीज क्लियर हो गई, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, और इसको भी अच्छी तरह एक बार इमेजिन करिए, खुद ट्राई टू डू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 3D है, आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम को इमेजिन करना होगा, इमेजिन कर पाते हो तो क्वेश्चन काफी इजी बन जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें टॉपिक क्या रीड करना है, DR मींस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अब ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अभी तक हमने क्या फाइंड आउट करी है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करे। कोऑर्डिनेट्स मींस XYZ, और XYZ की वैल्यू क्या आई थी अपनी, LR, MR और NR। ये LR, MR, NR, दीज आर द क्या है, कुछ नंबर है, दीज आर द नंबर्स। आप कह सकते हो ये क्या है, कुछ नंबर्स है, ठीक है। अब जो ये नंबर्स है ये प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेशियोज में होते हैं टू द किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के। मतलब डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, जो नंबर्स आए हमारे LR, MR और NR, ये प्रोपोर्शनल होते हैं टू द डायरेक्शन कोसाइंस के। डायरेक्शन कोसाइंस मींस L, M और, तो उन्हीं को क्या कह देते हैं, डायरेक्शन रेशियो कह देते हैं ऑफ द वेक्टर R। क्लियर है, मतलब डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियोज में प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके, डायरेक्शन कोसाइंस से। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बहुत सारे रेशियोज लेके क्या बना सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। यहां तक समझाया। तो डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसको करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। जैसे मैंने आपको ये बताया कि कहीं पे भी आपको स्मॉल 8 लेटर मिलता है, इट मींस हम किसकी बात कर रहे होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। सेम यदि मैं स्मॉल a, स्मॉल b या स्मॉल c की बात करता हूँ किसी भी क्वेश्चंस में, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज की बात करूंगा। और जब मैं L, M और N स्मॉल की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूंगा। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो आप याद रखिए, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉट बी यूनिक, इस चीज को आप याद रखिएगा, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। दीज आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होते। यूनिक मतलब एक ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ ABC की बात करता हूँ, ABC आपका 2:1:3 है, ये DR है, ABC है, तो ये रेशो क्या प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका प्रोपोर्शन की बात करता हूँ 4:2:6, क्योंकि 2 टी टेबल से कट करोगे तो क्या आएगा, 2:1:3 ही आएगा। इट मीन्स क्या है कि जो डायरेक्शन रेशो होते हैं
आर नॉट यूनिक। इस चीज को याद रखिएगा कि ये यूनिक नहीं होते। तो ये सिंपल जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है उनकी रिलेशन से मैच नहीं करेंगे। कैसे मैच नहीं करेंगे? तो सबसे पहले हम एक रिलेशंस की बात करता हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उन सब का सम क्या होता है? 1 होता है। किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी नेक्स्ट रिलेशन है और आप इसको फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट यदि आप सोचते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम भी 1 होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये तो 1 होता है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। इस चीज को प्लीज मेक अ नोट, वेरी केयरफुली इसको नोट कर लीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो 1 होता है, बट इनका सम नॉट इक्वल टू 1। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हमें डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। अब ये जीरो वेक्टर क्या होता है उसको समझेगा। ए वेक्टर whose initial and the terminal point coincide is called a zero vector। और जीरो वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? नल वेक्टर। आपको सिंपल पता है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, जनरली ऐसे ही होता है। तो ऐसे ना करके आप ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ए और यहां क्या लिख देता हूं बी, तो ये आपका एक वेक्टर हो गया। ये क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है? इसका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। और वेक्टर को कैसे लिखते हो? पहले इनिशियल पॉइंट लिखते हो। इनिशियल पॉइंट क्या है? इसका ए है। फाइनल पॉइंट क्या है? बी। और उसके ऊपर एल हेड लगा देते हो, तो उससे वो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर ए बी वेक्टर। ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट या टर्मिनेशन पॉइंट। तो इसने क्या कहा कि ए वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या करे? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है? एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? यदि मैं ये जो इसकी ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसको सिंपली हम ए बी भी लिख सकते हैं। मैं ये अगेन बता रहा हूं कि ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हमने क्या कहा था? लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है? ए बी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं लेंथ किसकी बात कर रहा हूँ? लेंथ ए बी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ यदि मैं इसकी लेंथ को 0 कर दूं, 0 इन द सेंस क्या है? ये लेंथ में धीरे धीरे कम करते 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 इसको इसी पॉइंट पे ले आओ कि पॉइंट ए और बी पॉइंट दोनों पॉइंट क्या आ जाए? एक ही पॉइंट पर आ जाए। इट मीन्स क्या है? जब मैं लेंथ को ए बी को क्या कर देता हूं? 0। when ए बी इज इक्वल टू 0, जब लेंथ ही 0 हो जाएगी उस केस में क्या होगा? ए और बी वो क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड कर जाएंगे इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। जब उनकी लेंथ, और लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? इसका मैग्नीट्यूड। तो लेंथ जब 0 हो गई, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0 हो गया। इट मींस ये शो करता है कि यदि कोई वेक्टर 0 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0। तो मैंने यहां लाइन लिखी हुई है, इट हैज 0 मैग्नीट्यूड। तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0। ये भी चीज समझ आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके लिए या तो ऐसे यूज कर सकते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कह सकते हो, रिप्रेजेंट करने का भी। इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हमें पता है कि यहाँ स्टार्टिंग कहां से हुआ? ए से।
और एंड भी कहाँ पे हो रहा है, ए पे, क्योंकि लेंथ कितनी मान के चल रहे हैं हम, 0। इट मींस बी पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी ए और एंड पॉइंट भी ए। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर का मतलब क्या है, 0 वेक्टर। यदि मैं कहता हूं कि ए और बी दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका तो दोनों पॉइंट एक ही जैसे है, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी बी डैश। तो ये क्या है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 वेक्टर को। तो 0 वेक्टर को 0 से भी शो कर सकते हो, ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट द 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहता हूं मैं वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब ये पॉइंट आ गया, तो अब इसकी डायरेक्शन बताइए। यहां से तो आपको डायरेक्शन पता थी कि डायरेक्शन ए से बी पे है, तो अब यहाँ पे इन वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन कहाँ है, नहीं, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे जो 0 वेक्टर की डायरेक्शन है वो मे बी रैंडम, कोई भी डायरेक्शंस में आप कंसीडर कर सकते हो। तो उसकी रैंडम डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकती, उसकी डायरेक्शन कह सकते हो ओमनी डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शंस में उसको आप एज्यूम कर सकते हो। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द 0 वेक्टर। ऐसे आपको हर वेक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको समझनी है, तो प्लीज मेक अ नोट एवरीथिंग। Now look at the board. The next topic is not the types of vector का ही पार्ट है, second vector. Second vector is what, क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और एवरी टाइम दे पजल हो जाते हैं कि क्या होता है यूनिट वेक्टर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई होप आपको नहीं समझ पाएंगे अभी भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेगा। और कोई भी आप इसमें अपना डाउट मत रखिएगा, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कि वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, इसको ध्यान से समझिए। डेफिनेशन क्या कहती है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। सबसे पहले तो ये आ गया कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट का मतलब 1, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, पहली प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट रीड करिए, the unit vector in the direction of a given vector A। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक वेक्टर कंसीडर करता हूं, दिस वन इज माई वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, ये इसका मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं, ये मैं इसका एंड पॉइंट मान लेता हूं, ये मेरा क्या है, एक वेक्टर है। अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कोई भी वेक्टर है उसकी दो चीज होनी जरूरी है, क्या क्या होनी जरूरी है, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना जरूरी है और एक उसकी डायरेक्शंस होनी जरूरी है। तो जब मैं टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो यहां पे हमें क्या मिला हुआ है, मैग्नीट्यूड। और आपको पता है मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं अपने वेक्टर का, तो उसका मैग्नीट्यूड मुझे क्या रखना होगा, 1। अभी 1 मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यही होता है। तो जैसे ये मेरा वेक्टर ए बी वेक्टर है, मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं या ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं, ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लियर है। अब यहाँ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मैंने यहां से फाइंड आउट करा, तो सपोज करा मुझे जो लाइन ऑफ सेगमेंट मिली, मैं लेट कर रहा हूं यहां पर कि मुझे ये वैल्यू 7 मिली, ठीक है। तो अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर नहीं आया अभी हमारे यहाँ पे, हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये ए बी वेक्टर था, मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिला, 7। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है कि ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन का आप यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हो। जैसे मैं ए बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर में होगी। इस चीज को नोट करिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ये द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इसका मतलब क्या है, जो आपके यूनिट वेक्टर होता है और ए वेक्टर
वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये होता है कैप। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो उसके ऊपर एक कैप बना दीजिए, तो वो उसका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जो ए वेक्टर है और ए कैप, इसको क्या कहा, कैप, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इन सेम डायरेक्शन। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन मिल गई, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होना चाहिए, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यहाँ 7 है। इसका मतलब हमें इस वेक्टर से ही यूनिट वेक्टर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर हमें डायरेक्शन दे देगा और हमें मैग्नीट्यूड को क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, जितना मैग्नीट्यूड 7 है, 7 को 7 से ही डिवाइड कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 1। तो 1 बनते ही वेक्टर डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड 1, तो वो क्या बन गया मेरा यूनिट वेक्टर। तो मैंने देखिए कैसे लिखा, ये वेक्टर क्या शो करता था, इसी की डायरेक्शन में, मैंने इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इसी के मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, 7/7 कट के क्या आएगा, 1। इट मींस मुझे मैग्नीट्यूड 1 मिल जाएगा, तो यही वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कोई भी यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो उस वही वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन इज सॉल्व। समझ आया कि मैंने क्यों इसको ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड क्या बनाना था, 1। तो प्लीज मेक अ नोट। अब मैं कुछ और पॉइंट्स लूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अबाउट द यूनिट वेक्टर, जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्लीज मेक अ नोट नाउ, प्लीज मेक अ नोट। अब मैं ध्यान से करिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में ही। हम यूनिट वेक्टर स्टडी करेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। आपको पता है, अब मैं 3D व्यू ना बना के उसका जस्ट 3 एक्सिस वाला डायग्राम बनाना चाहूंगा। आप ध्यान से सोल्व करिए इसको। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, या इसको नाम देना चाहते हो पॉजिटिव वाई, तो इसको पॉजिटिव वाई दे दीजिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो एक्स वेक्टर है या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ। यूनिट वेक्टर किस किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस का होता है उसको आप डिनोट करते हो आई, और इसके ऊपर क्या लगा देते हो, कैप, आई कैप। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है इसको डिनोट करते हैं जे, तो जे के ऊपर क्या आ जाता है, जे कैप। इसी टाइप से जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो होता है वो के, तो इसके ऊपर कैप आ जाएगा, के कैप। तो आई जे के ये क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है किसके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। निकालने का रूल वही है, सेम देखिए ध्यान से। जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो मेरा वेक्टर है अलोंग क्या है, यहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं ऐसे शॉर्ट दिखा देता हूँ। ये मेरा क्या वेक्टर बन गया, आई वेक्टर। ऐसे ये वेक्टर मेरा क्या बन गया, जे वेक्टर, और ये वेक्टर मेरा क्या बन गया, के वेक्टर। यहां तक समझ आया आपको। अब हम इसको थोड़ा सा और बेटर वे से समझेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी वेक्टर निकालना है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इट मींस इन सब की डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना चाहूंगा, तो आप ध्यान से समझिए पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। जैसे मैं पहले फर्स्ट पॉइंट यूज कर रहा हूं 1 0 0। दिस वन इज सपोज मेरा ए पॉइंट है, 0 1 0। दिस वन इज बी पॉइंट
0 0 1, दिस वन इज C। अब यहां समझिए कि कैसे आपको पॉइंट लोकेट करना है। पॉइंट में ये क्या शो करता है, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस फिर जेड एक्सिस, इसका मतलब एक्स वाई और जेड ये चीज होती है। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस आपको कितने स्टेप मूव करना है, 1 स्टेप। एक्स एक्सिस ये रही, अलोंग 1 स्टेप, मान लेता हूं ये जो स्टेप है ये 1 है, 1 लेंथ है, इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस 1 पे गई। वाई एक्सिस आपको कितना मूव करना है, 0। जेड एक्सिस कितना मूव करना है, अगेन 0। इसका मतलब क्या है, आप इसी पॉइंट पर क्या हो गए, स्टॉप हो गए, यही पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ गया आपका ए। मतलब जब आपको दो एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 0 मिल रही है, इट मींस पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ऑन द एक्स एक्सिस पर। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है ऑन एक्स, लाइज ऑन एक्स। और ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, वाई। और तीसरा पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, जेड एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ए है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ नेचुरली 1 है, तो लेंथ 1 हो गई। तो इट मींस ये जो वेक्टर आई वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, 1, और डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर का नाम क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसको किससे डिनोट कर दिया, आई से। ऐसे ही जब मैं 0 1 0 को डोनेट करता हूँ, मतलब x की डायरेक्शन में 0 स्टेप, x की डायरेक्शन में 0 स्टेप मतलब यहीं पे ही हो, y की डायरेक्शन में 1 स्टेप। ये सपोज करो आप ये डायरेक्शन कितना है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो y की डायरेक्शन में आपने 1 स्टेप गए, z की डायरेक्शन में 0 स्टेप, इसका मतलब आगे मूव नहीं करे, तो पॉइंट ये आ गया आपका। तो ये मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, 1। तो इस वेक्टर को क्या कह दोगे, जे वेक्टर को यूनिट वेक्टर। ऐसे यहाँ पे 0 0 1, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, x डायरेक्शन में 0 स्टेप नहीं मूव करे, y की डायरेक्शन में अगेन 0 नहीं मूव करोगे, z की डायरेक्शन में कितना है, 1। इट मींस आप कहां पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ये चीज समझ आ गई। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 0 1 0 है, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, 1 0 0, और दिस वन इज पॉइंट इज 0 0 1। ये चीज क्लियर हो गई है। तो अगेन मेक अ नोट, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं कुछ थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, तो आप प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं उसको समझिए। 2 or more vectors having the same initial point are called the co-initial vector। It means क्या है कि जब आपके पास 2 or more vectors जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, जिनका इनिशियल पॉइंट एक है, उन सभी वेक्टर्स को क्या कहेंगे, को-इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझने के लिए, बेटर है एग्जाम्पल। सपोज करा यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, यहां पे कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक से के चारों तरफ यहां पे 4 पर्सन खड़े हैं, मतलब 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं। एक स्टूडेंट्स ये है ए, ये स्टूडेंट्स है बी, ये स्टूडेंट्स है सी, ये स्टूडेंट्स है डी। 4 स्टूडेंट्स हैं। इस ब्लॉक के मैंने 4 रस्सी बांधी हुई है, समझते हो, 4 रस्सी मैंने बांधी है। एक रस्सी तो डी की साइड है, एक रस्सी किसकी साइड है, ए की साइड, एक रस्सी किसकी साइड है, बी, ऐसे ही एक किसकी साइड है, ए की साइड। ठीक है, मैं कहता हूं चारों स्टूडेंट्स को एक टाइम पर, जैसे ही मैं टाइमर ऑन करता हूं, एक दूसरे की अपने इस ब्लॉक को क्या करना है, पुश करना है, खींचना है अपनी तरफ। तो अब याद रखिए, जब अब वो ब्लॉक को खींच रही है, इट मींस डायरेक्शन तो टुवर्ड्स देम हो गई, उनकी साइड हो गई डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे एक वेक्टर लग रहा है जो अलोंग डी डायरेक्शन में हो गया, ऐसे ये ए डायरेक्शन में, ये बी डायरेक्शन में, और ये सी डायरेक्शन में। चारों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, लेकिन
इनका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, यहीं से, स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है ना, इसका मतलब यहां पे मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूं, ओ। तो यहां पे आपके पास क्या क्या वेक्टर आ गए, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, 4 वेक्टर्स आ गए। ये सारे के सारे क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। तो these आर द को इनिशियल वेक्टर। आई होप आपको समझ आई होगी कि जिन सब वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है, तो उसको क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे मैं ऐसे शो कर देता, दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज डी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये ए बी सी वेक्टर क्या है आपके, को इनिशियल वेक्टर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर। लीनियर मीन्स क्या है, लाइन। आपको पता है लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये एक लाइन बनाएंगे, ये क्या है आपकी एक लाइन है। लाइन का पता है ना, तो आपको इनिशियल पॉइंट पता ना होता, आपको फाइनल पॉइंट पता होता है। इट मींस दिस इज वन इज अ लाइन। ये कहता है को मतलब सेम, मतलब ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे। तो सेम लाइन का मतलब यहाँ पे क्या बात करेंगे हम, पैरेलल की। सेम लाइन मीन्स पैरेलल। तो कोलिनियर वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैरेलल वेक्टर। मतलब जो वेक्टर पैरेलल है टू दिस लाइन वेक्टर के, सेम लाइन के, उन सब वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। रीड द डेफिनेशन। Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line। कि जो सेम लाइन के पैरेलल हो, irrespective of their magnitude, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कम हो या लार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ए वेक्टर बनाता हूं, दिस वन इज माई ए वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर। तो यहां आपको 3 अलग अलग वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर। इनकी लेंथ जो है, लेंथ सबकी अलग अलग है। इनका मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, नॉट इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। तो सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट, तो इनका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है। डायरेक्शंस की बात करते हैं, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर और कॉमा सी वेक्टर आर डिफरेंट इन डायरेक्शन। ए और सी तो सेम डायरेक्शन में, बट बी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है, इनकी डायरेक्शंस भी अलग है, बट तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर पैरेलल टू क्या है, इस लाइन वेक्टर के पैरेलल। क्या कहा, टू और मोर वेक्टर्स सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये लाइन थी, तो बट हम यहां में क्या लिखेंगे, बट A vector, B vector and C vector are the collinear vector। तो जब भी वर्ड आएगा आपका कोलिनियर, तो आप समझ जाइएगा कि ये वेक्टर्स क्या है, आपके पैरेलल वेक्टर होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उनके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, बट कंडीशन इज व्हाट, कि वो पैरेलल होंगे पर्टिकुलर किसी लाइन के। दैट आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ द नेक्स्ट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर. Look at the definition of the equal vector. Two vectors A and B are said to be equal. दो वेक्टर्स है आपके, कोई भी A वेक्टर एंड B वेक्टर्स, उनको आप क्या कहोगे? इक्वल कहोगे. लेकिन कंडीशन इज व्हाट? इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड. इट मींस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम. एंड डायरेक्शन. इट मींस क्या है कि ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर आप कह रहे हो, तो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एज वेल एज डायरेक्शन शुड बी सेम. दो कंडीशंस आ गई. रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट. उनकी जो पोजीशंस है कि वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो इररिस्पेक्टिव मैटर. इट मींस इट डजंट मैटर कि वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, बट आपको जस्ट ये देखना है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर. बट कोइनिशियल जो होना जरूरी नहीं है. लुक एट द डेफिनेशंस और आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको ये वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, ठीक है. इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है. एक वेक्टर में ये ले लेता हूं, ये लेट कर लेता हूं और सी डी वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं बी. अब ध्यान से देखिए ये दोनों वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल है. पैरेलल है. और इनका जो मैग्नीट्यूड कहता हूं मैं, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? इक्वल. तो दोनों वेक्टर को क्या कहोगे आप? इक्वल वेक्टर. क्लियर है? तो उनकी इनिशियल पॉइंट दोनों का अलग अलग है, तो वो मैटर नहीं रखता. आपको जस्ट उनका मैग्नीट्यूड देखना है, उनकी डायरेक्शन देखनी है. ये दोनों चीज इक्वल है तो आप उन वेक्टर को क्या कहोगे? इक्वल वेक्टर. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ये काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, काफी जगह यूज होता है, इसलिए इस वेक्टर को ध्यान से समझिए. इट्स वेरी सिंपल. क्या वेक्टर कहता है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर. मतलब नेगेटिव वेक्टर किसी वेक्टर का ही निकलता है, तो उसका मैग्नीट्यूड नेचुरली क्या होगा? सेम होगा. तो दोबारा रीड करिए. A vector whose magnitude is same as that of a given vector. तो जैसे मैं यहां पे कोई एक वेक्टर लेट कर लेता हूं, दिस वन इज माय ए वेक्टर. इस ए को सॉरी इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं सिंपल तरीका. ये वेक्टर मेरा क्या होगा? ए बी वेक्टर है ये मेरा. अब मुझे इस वेक्टर का निगेटिव निकालना है, तो क्या कहता है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, इट मींस ए बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. तो जब इसका जो मैं निगेटिव निकालूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. बट डायरेक्शन इज क्या होनी चाहिए? अपोजिट. तो इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, तो मैं यहां पे ही ये कर देता हूं ए बी, और ये हो गई नेगेटिव. तो देखो अब यहां पे क्या, यहां वेक्टर की डायरेक्शन ए टू बी थी, यहां वेक्टर की डायरेक्शन बी टू ए है. इसका मतलब यदि मैं इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, यहां वेक्टर हमारा क्या है? बी से ए है, तो बी टू ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया. और मैंने यहां देख रहा हूं कि ए बी का मैग्नीट्यूड एंड बी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों का लाइन से जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों का इक्वल है. इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है. बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. बट डायरेक्शन इज अपोजिट. but direction is opposite.
सो इट मीन्स क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर कैसे हो गई, नेगेटिव वेक्टर। या कह सकते हो इस वेक्टर को, ये वेक्टर मेरा क्या है, बी ए वेक्टर, ये वेक्टर मेरा बी ए वेक्टर। तो मैं ये लिख सकता हूं जो बी ए वेक्टर है इज निगेटिव है, किसका निगेटिव है, ऑफ ए बी वेक्टर। तो आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो बी ए वेक्टर है इज इक्वल टू क्यों लगा, क्योंकि डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो, और इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट को हम किससे शो कर देते हैं, नेगेटिव से। तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। या इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का आपको नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो उसकी लेंथ ऑफ सेगमेंट, जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है वो उसको इक्वल रखिए और उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा ए वेक्टर है, दिस वन इज माय ए वेक्टर। तो ये वेक्टर माय बी वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो आपको दिखाई देता है कि लाइन सेगमेंट तो क्या है, इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो आप ये लिख सकते हो कि जो ए वेक्टर है वो इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू वेक्टर दैट इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। ये आपने शायद नहीं सुना, ये मैथ्स के टर्म्स में ही आप ज्यादातर सुनते हो। क्या नाम है वेक्टर का, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब जैसे आप फिजिक्स के टर्म्स में कहते हो फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इट मीन्स क्या है कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है विदाउट एनी फोर्स, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। तो सेम टू सेम इस टाइप की मूवमेंट जहां पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी वेक्टर्स को, बट जब आप वेक्टर्स को फ्रीली मूव करते हो इन द स्पेस में, लेकिन उनकी डायरेक्शंस भी आपको चेंज नहीं करनी है, उनका मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज नहीं करना है, तो इस टाइप के जो भी वेक्टर्स आप बनाओगे वो सभी वेक्टर क्या काउंट होंगे, फ्री वेक्टर्स। यहाँ जो हम स्टडी करेंगे वहां पे आप ए टू जेड वेक्टर, कोई भी एक्सरसाइज क्यों ना हो, लेकिन हम जो भी वेक्टर स्टडी करेंगे वो कौन से वेक्टर होंगे, आपके सभी के सभी फ्री वेक्टर्स होंगे। इट मीन्स आप किसी भी वेक्टर को मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे दिस वन इज माय ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, this one is C वेक्टर। ठीक है, आपको यहाँ डायरेक्शंस, यहाँ पे मैंने एरो हेड से बनाई थी डायरेक्शन, तो आपको ये पता चल रहा है कि वेक्टर कहाँ कहाँ है। अब ये जो इतने वेक्टर है ये फ्री वेक्टर, इसको मतलब आप कहीं पे भी मूव करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ए वेक्टर है, इस वेक्टर को थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ। इट मीन्स क्या, देखो इसकी मैग्नीट्यूड ये, इसको उठा के मैं यहां ले आता हूं, तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। क्या वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। इट मीन्स ये मेरा ए वेक्टर, क्या ये फ्री वेक्टर। ऐसे ही जैसे सी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस सी वेक्टर को मैं लेके जाना चाहूं तो इसको यहां ले आ सकता हूं, ये क्या सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शंस भी वही है, इसका जितना मैग्नीट्यूड था मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो इसका मतलब जो ये मेरा, इसको A1 कह देता हूं, इसको C1 कह देता हूं। अब यहाँ A1 डैश वेक्टर और C1 वेक्टर, ये क्या है, हमारे फ्री वेक्टर है। इसका मतलब जो भी आप यहाँ पे जितने भी वेक्टर स्टडी करेंगे
वो सभी वेक्टर क्या होंगे, फ्री वेक्टर। तो आप उसके एनालिसिस करने के लिए, उसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप उन वेक्टर को मूव करा सकते हो इन द स्पेस में, लेकिन कंडीशन याद रख लीजिएगा कि उसका मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज नहीं करना और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी। तो वो सभी वेक्टर क्या होंगे, हमारे फ्री वेक्टर। तो मैं यहाँ लाइन भी लिख दिया, वी विल डीलिंग विद फ्री वेक्टर्स ओनली। तो हम यहाँ पे जितने भी डीलिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथ्स की बात करेंगे, तो यहाँ सारे वेक्टर्स क्या होंगे, आपके फ्री वेक्टर्स। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, एडिशन ऑफ वेक्टर। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर कितने टाइप से करते हैं, दैट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड सेकंड वन इज व्हाट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट यहाँ पे हम डिराइव नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जस्ट क्या देखेंगे कि एक्चुअली यूज क्या होता है, उसका डेरिवेशन ड्राइव नहीं करना। इन क्लास 11th में तो इसका डेरिवेशन भी आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन यहाँ पे नहीं करना आपको। यहाँ पे इन द सेंस आपको मीनिंग समझना है, कैसे यूज करना है, वो चीज सीखनी है कि और क्या चीज ये होती है। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के वेक्टर एडिशन रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड सेकंड वन इज व्हाट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। इसको समझने के लिए मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी है। सिचुएशन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इस एग्जांपल को रीड करिए तो आपको बेटर वे से क्लियर होगा कि वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एक्चुअली में है क्या चीज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक गर्ल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अब मुझे ये नहीं पता कि पॉइंट ए कहाँ है, बी पॉइंट क्या है, मैं अपनी तरफ से इसको कंसीडर कर लूंगा। नेक्स्ट पार्ट रीड करिए, क्या कहा कि ए गर्ल मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन मूव फ्रॉम बी टू सी। इसका मतलब ए से वो बी पर गई, फिर बी से वो सी पर गई। नेक्स्ट पार्ट रीड करिए, द नेट डिस्प्लेसमेंट। अब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्ड आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट यू नो व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, या कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, मेड बाय द गर्ल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। तो इसके लिए मैं अपना एग्जांपल का डायग्राम बनाना चाहूंगा। सबसे पहले गर्ल मूव कहां से कहां हुई, ए टू बी। मैं किसी भी पॉइंट को लेट कर रहा हूं कि ए से ये बी पॉइंट है, दिस वन इज ए पॉइंट, दिस वन इज बी पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक एरो हेड मार्क कर दिया। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो गर्ल है वो मूव कहां से हो रही है, ए टू बी। इट मींस ए क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं वेक्टर बनाने जा रहा हूं इसको। गर्ल मूव होती है ए से बी, तो मैं इसको ए बी वेक्टर बनाता हूं। तो ये मेरा ए बी वेक्टर है। तो इट मींस ये ए मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे बी क्या है, मेरा टर्मिनल पॉइंट। समझ आ गया आपको। फिर क्या कहता है कि गर्ल फिर बी से कहां मूव करी, सी। तो गर्ल अब बी से कहां मूव कर रही है, सी पर। तो सी पॉइंट नहीं पता, मैं अपनी तरफ से ट्रेड कर लेता हूं। सपोज करा ये सी पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक वेक्टर और आ गया। बी से कहां मूव कर रही है, सी। इसका मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, बी सी वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी मैं बाद में रिप्रेजेंट करूंगा। अभी फिलहाल इसको क्या याद रख लीजिए, बी सी वेक्टर ही याद रखिए। अब मैं बी सी वेक्टर की बात कर रहा हूँ। बी सी वेक्टर, यहाँ इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट क्या था, बी। यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर बी है और टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे क्या है, सी। दोनों वेक्टर समझ आ गए। अब कहता है क्या कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए मेड बाय द गर्ल ए टू सी, ए टू सी। इसका मतलब मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर मेरा क्या है, ए सी
ठीक है। और ये वेक्टर मुझे क्या करना है, फाइंड, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट। ये चीज समझ आ गई है। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, एक किस्म से एक टाइप से ये ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, यहाँ 3 वेक्टर बन गए, तो एक वेक्टर एक साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप ये कह सकते हो, इट्स सेड दैट द सम मीन्स द एडिशन ऑफ द 2 साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे एक वर्ड आएगा सेम ऑर्डर, मतलब ये जब 2 वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर में हो एंड रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? यहाँ से मैंने क्या कहा, व्हेन 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, then their resultant vector is the third side of the triangle formed taken in opposite order। अब इस सेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो आपको बिल्कुल वैसे इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशंस को देखिएगा, फिर थोड़ी सी डेफिनेशन को मॉडिफाई करूंगा, जो सी बेटर लगे आपको उस टाइप से आप उसको समझ सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने एक डेफिनेशन लिख दी जो आपको बताएगी कि इट्स सेड दैट व्हेन 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। यहां देखिए, यहाँ पे 2 वेक्टर्स, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ए बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी सी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, ट्रायंगल की, है दोनों साइड्स। साथ ही साथ क्या कहा हुआ, टेकन इन ऑर्डर। इसका ऑर्डर देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम ऑर्डर में है, यस। आगे रीड करिए, देन द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का जो टोटल होगा नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन इसका ऑर्डर क्या लेना होगा, अपोजिट। जैसे यहाँ पे दोनों वेक्टर का सम, दोनों वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर, इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, अब थर्ड वेक्टर मतलब थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, लेकिन अपोजिट इन ऑर्डर, सदा इसका ऑर्डर अपोजिट करना होगा। तो इसका ऑर्डर देखिए, यहां से यहां पे, यहां से यहां, फिर इसका ऑर्डर तो यहां से यहां होना चाहिए था ना, लेकिन आपको ऑर्डर कहां से कहां लेना है, अपोजिट। इट मींस क्या हो गया, ए सी, नॉट सी ए। यदि हम सी ए लेंगे तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा, तो लेकिन लेना है आपको अपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब किसके इक्वल होगा, वो ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी। तो इस टाइप से आप कोई भी ट्रायंगल पे इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब इसी का थोड़ा सा एक मॉडिफाई वो है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से वो समझाना चाहूंगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब मैं नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। नेगेटिव वेक्टर आपको पता है, अब मैं किसकी बात करता हूँ, ए सी वेक्टर। तो ए सी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव सी ए। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, दे अपोजिट ऑर्डर। तो सी ए का मतलब सी इनिशियल पॉइंट है और ए फाइनल पॉइंट, और ए सी का मतलब क्या है, ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव सी ए वेक्टर। ये बन गया। नेगेटिव सी ए वेक्टर को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि अब राइट साइड पे क्या बच गया आपका 0। अब 0 को क्या लिख सकते हो, आपको रिप्रेजेंट करना बताया मैंने, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। आप ए से ही चल रहे हो और ए पर ही पहुंच गए, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर
प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू AA वेक्टर। BB वेक्टर लिखना चाहते हो क्योंकि हम स्टार्टिंग ए से करें तो A ही लिखना पड़ेगा आपको। तो दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक पॉइंट से मूव करिए और स्टार्ट करिए। जैसे आप यहां से करते हो, A से B पे गए तो AB वेक्टर, प्लस फिर B से C पर गए BC वेक्टर, प्लस फिर C से वापस A पर आए CA वेक्टर। इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, 0। इट मींस जहां से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे क्या करते हो, एंड। इट मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर रहा है, ऑन साइड। उस केस में तीनों वेक्टर का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 वेक्टर के। तो आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है। आप इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, और इस टाइप से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हो तो इस टाइप से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा। आई होप आपको एंजॉय किया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं उसी को थोड़ा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को थोड़ा और डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने कंडीशन यहां लिख दी आपकी, नोट कर लीजिएगा। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हो, A वेक्टर्स एंड B वेक्टर, एंड वी वांट टू ऐड देम, और हम उसको ऐड करना चाहते हैं, देन द इनिशियल पॉइंट ऑफ वन कोइंसाइड विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर। तो आप जब दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एक वेक्टर का तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड। या कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट का टर्मिनल पॉइंट एंड सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, कोइंसाइड, मतलब वो अटैच होने चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। उस केस में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, इनको ऐड करना है। अब कहोगे ये तो दो साइड नहीं बनते, यस, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, फ्री वेक्टर है, तो फ्रीली आप इसको मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं इस वेक्टर देखो इसको कैसे करता हूं सॉल्व। ये मेरा ए वेक्टर है, मैंने इसको ए वेक्टर ही लिखा, दिस वन इज माय ए वेक्टर। अब मैं इस वेक्टर को थोड़ा नीचे ले आऊं, लेके आ सकता हूं। वेक्टर को मूव करा है मैंने नीचे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अब मैं इस वेक्टर को थोड़ा इधर मूव कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसको यहां मूव करूंगा, अब ये मूव करता करता क्या आएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, सॉरी कैसा दिखाई देगा इस टाइप से। समझ आ गया आपको, क्योंकि फ्री वेक्टर है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो हमने इसको फ्रीली मूव करा, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करा, ना ही उसकी डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन वही है, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, वो भी सेम है। इट मींस मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे ये अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका थर्ड साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि इनका ऑर्डर ये था तो आपने अपोजिट ही लिया। अब मैं जैसे इसको नाम दे देता हूं A B C, तो जोन सी आपको इजी लगे उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता था कि दो साइड दोनों वेक्टर का एडिशन इज इक्वल टू, मतलब ये वेक्टर क्या है आपका A वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड वेक्टर के, थर्ड वेक्टर यहाँ पे क्या है ये वेक्टर, और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी तो हम डायरेक्ट ये होनी चाहिए सेम डायरेक्शन, तो लेकिन हम लेंगे अपोजिट, इसका मतलब है A to C। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। तो इसको क्या कहा हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये चीज समझ आई। अब इसी का थोड़ा सा एक और आपको सीखना है, सबट्रैक्शन या डिफरेंस कैसे कर सकते हो। अब मैं इसी से फिगर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे A वेक्टर था, मैंने इसे A वेक्टर को वापस से बना रहा हूं, ये मेरा A वेक्टर है, दिस वन इज माय B वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे ये B वेक्टर बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे B वेक्टर का अपोजिट वेक्टर क्रिएट कर रहा हूं, और आपको पता है अपोजिट वेक्टर क्या होता है, या नेगेटिव वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन
साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट। तो मैं यहाँ बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्रिएट कर रहा हूं, तो निगेटिव वेक्टर कहां पे बनेगा? नीचे बनेगा। तो ये मेरा वेक्टर कौन सा हो गया अभी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव। तो ये वेक्टर मेरा क्या बन गया? बी वेक्टर लेकिन नेगेटिव। ये चीज समझ आ गई? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल लिए हैं लेकिन अपोजिट इन साइन। अब यहाँ देखिए, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई। जहां पे भी मैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करता हूं तो थर्ड साइड हमारे को क्या मिलेगी? ये मिलेगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? पहले यहां गए फिर यहां गए, तो सेम ऑर्डर तो ये होगा, इसका अपोजिट सेम यहां। अब इन दोनों को ऐड करिए। यहाँ पे क्या है? इसको नेमिंग दे देता हूं ए बी सी। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है आपका? ए वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है आपका? नेगेटिव बी वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। और थर्ड साइड यहाँ पे क्या है? ए सी। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? एसी वेक्टर की। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां से आप इसको साइन को चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव बी वेक्टर। तो अब यहां एडिशन की बजाय क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ अ वेक्टर। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर भी कहां से आता है? एडिशन से ही आता है। बट निगेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वो आपका डिफरेंस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अप्लाई तो क्या कर रहे हो? आपने अप्लाई क्या करा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही अप्लाई करा, आपने कोई रूल चेंज नहीं किया। क्लियर हुआ? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अभी हमने क्या रीड कर लिया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द parallelogram law of vector addition. So please make a note. Now look at the board. अब मैं सेकंड समझ रहा हूँ, पूरा बोर्ड बड़ा हुआ है लेकिन धीरे धीरे रब हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। कैसे? मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करिए। क्या स्टेटमेंट कहती है? ये कहता है कि इट स्टेट दैट when the two vector represent the adjacent sides of a parallelogram, मतलब जब दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको? ये फिगर क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर दो वेक्टर की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से वेक्टर की बात कर रहा हूँ? ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। अब इस ए वेक्टर को और बी वेक्टर को मैंने डार्क करके बनाया हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड है। पता होता है आपको कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दैट रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? देन द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इज द थर्ड वेक्टर, एक थर्ड वेक्टर होगा दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या? द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? डायगोनल है ऑफ उसी पैरेललोग्राम का डायगोनल, जिस पैरेललोग्राम की ये दो एडजेसेंट क्या है? साइड। मींस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम क्या आएगा? ये रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये ओ ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? ओ बी वेक्टर है। ओ ए वेक्टर प्लस ओ ये बी वेक्टर, तो ये थर्ड साइड क्या हो गई? ट्रायंगल की। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ओ ए बी पर क्या करते? अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ओ बी वेक्टर। क्लियर है? क्योंकि ट्रायंगल लॉ आपने सीख लिया। तो ऐसे ही क्या कर सकते हो? इसने ये बता दिया कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम का ये कोई कंसेप्ट लगता है तो पैरेललोग्राम में भी क्या अप्लाई होता है? आपका ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ दो ट्रायंगल बनती है, इसलिए क्या बन गया? तो उसे एक पैरेललोग्राम। तो जब भी आपको दो साइड मिले ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम,
तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड होगा। किसकी थर्ड साइड? ऑफ द, सॉरी थर्ड साइड नहीं, इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दोबारा रिपीट करूं, जब दो साइड रिप्रेजेंट करें एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, डायगोनल होगा ऑफ दैट पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट होती है किसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। उस एग्जांपल को बेटर वे से समझाऊंगा। इसके लिए पहले ये मैं पार्ट यहाँ पे रब कर रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या एग्जांपल है? ये कहता है कि ए बोट इन अ रिवर गोइंग फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू अदर। ठीक है, पहले समझिए, एक रिवर है, मैं यहाँ पे रिवर ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, दिस वन इज द रिवर, इसको मैं बैंक बना लेता हूं। ये किनारा है ए और ये है सेकेंड बैंक बी। ठीक है, यहां पे एक बोट है, ये क्या है आपकी बोट। अब बोट क्या करना चाहती है, मूव कराना चाहते हो आप, यहां से यहां पर इस बोट को मूव कराना चाहते हो। इसका मतलब बोट कहां मूव हो रही है, यहां पर। ये चीज समझ आ गई? किससे? बोट से। और बोट में क्या होता है, बोट का इंजन होता है, तो बोट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये बोट ट्राई टू डू मूव कर रही है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ठीक है, लेकिन कैसे मूव कर रही है उसको ध्यान से देखिए। वाटर कहां मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है। इसका मतलब वाटर तो यहां मूव कर रहा है, तो वाटर की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ द वाटर, और यहाँ पे मैं बोट की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बोट कहां पर है, यहां पर, और रिवर कहां मूव कर रहा है, यहां पर। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो बोट है वाटर के फ्लो से परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। तो मैंने यहाँ लाइन लिखी हुई है, ध्यान से रीड करिए। ए बोट इन ए रिवर इज गोइंग फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू अनदर बैंक। एक किनारे से दूसरे किनारे पर बोट जा रही है। डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट यहां मूव कर रही है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद रीड करिए, देन इट एक्टेड अपॉन बाय द टू वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, दो एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो वेलोसिटी ऑफ द बोट एक्ट कर रही है और एक वेलोसिटी ऑफ द वाटर एक्ट कर रही है। यहाँ पे दो वेलोसिटी वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, यहां लिख भी दिया मैंने, एक वन बोट वेलोसिटी वेक्टर, सेकेंड वन इज फ्लो ऑफ द वाटर। फिर क्या लिखा, अंडर द साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस, मतलब दोनों का इकट्ठा इफेक्ट, साइमल्टेनियसली इन्फ्लुएंस क्या होगा, द बोट ट्रेवल विद द डिफरेंट वेलोसिटी। अब जो बोट है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट से मूव नहीं करेगी, वो वेलोसिटी ऑफ कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो आपको पता है यदि आपका फ्लो वाटर फ्लो हो रहा हो और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो नेचुरली आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा सकते, क्योंकि वाटर फ्लो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में पुश करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन में होगी, वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस डायग्राम को, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेक्टर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बोट। इसका मतलब ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका मतलब जो ये रिजल्टेंट आएगा, आपको जो वेलोसिटी मिलेगी इन दोनों का सम, इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट
वेक्टर। चीज समझ आई? तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया किसका? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ट्रायंगल लॉ से ही बनता है। तो सारे कॉन्सेप्ट किस पे बेस पे सोल्व हो जाएंगे आपके? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसकी नीड बहुत कम जो कहीं जगह पड़ती है। तो आप मेन फोकस किस पे करिए? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो अभी तक हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किए, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन उसके बाद हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2, 3, 4 टाइम, जितने मर्जी बार देखिए, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 क्या करते जाइए? क्लियर करते जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ वीडियोस की। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस टाइप से यदि आप कोई भी पॉइंट मिस कर दोगे और फिर आप सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो को सर्च करोगे, दैट मीन्स यूजलेस रहेगी, उसका देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आज जो वीडियो मैंने देखी है उसमें मैंने कहीं जगह पोजीशन वेक्टर की बात करी, तो कई स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो नेचुरली वो आप यहाँ पे पजल हो जाओगे। तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा चैप्टर में, जब तक कि आपका इसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और यही सबसे टफ चैप्टर है क्लास 12 का, चाहे आपका नीट हो चाहे जेईई हो, दोनों को करेक्ट करने के लिए इस चैप्टर पे कमांड बनानी पड़ेगी। और यही चैप्टर मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि यही चैप्टर आपका सबसे इजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा जब मैं अपना ये चैप्टर को फिनिश करूंगा। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल टू कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट सीरीज नंबर, लेक्चर नंबर 3. So thank you once again.